हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए। ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इन दोनों का के वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होते हैं। और ई नॉट कैथोड, अगर कैथोड हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें पता है रिएक्शन से पता चल जाएगा। कैथोड पे होता है रिडक्शन एंड एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन हो गया वो कैथोड होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड होगा। और इस तरह से जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जिस जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ जाएंगे कौन से कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है एंड कौन सा एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। ई नॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल भी कहते हैं। ई नॉट कैथोड हमारा हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ई नॉट एनोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। दो नोट्स हैं जो, जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मींस रिड्यूस होने का पोटेंशियल, करेक्ट। एंड अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी चीज का जो गिवन है वैल्यू, वो है मान लीजिए 0.95 वोल्ट, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा उसका -0.95 वोल्ट। यानी दोनों के जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं, बस साइन में डिफरेंस होता है, राइट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव ऑफ होता है रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट। चलिए इसके बाद हम चलते हैं किस पे, तो सेकेंड फॉर्मूला पे, जो हमारा है सेकेंड फॉर्मूला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 लिया जाता है, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्ड नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन किस चीज के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यही है नर्स्ट इक्वेशन इसके लिए। जैसे मान लीजिए एक इन्होंने रिएक्शन ले लिया एग्जांपल के तौर पर Mn प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। लाइक मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया कॉपर का, जैसे Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, इस टाइप का। तो यही M कोई मेटल हो गया लाइक कॉपर, तो Mn प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स M सॉलिड। तो मान लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला, ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया वो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब ये इसके लिखने का तरीका है ये, कि ऐसे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की बात चल रही है यहाँ पे, तो ई ऑफ Cu2 प्लस गिव्स Cu, क्योंकि रिडक्शन के टर्म्स में लिखा जाता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बनाएगा, तो इसीलिए रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन के टर्म्स में लिखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Mn प्लस ऑब्लिक M इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका -2.303 RT बाय NF log 1 बाय Mn प्लस। Mn प्लस का मतलब, जैसे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा वही हो जाएगा यहाँ पे, Mn प्लस कॉन्सेंट्रेशन मींस वो हुआ। नेक्स्ट स्टेप में इसी का हमने एक्सटेंड किया फॉर्मूला को, तो इसमें ये जो 2.303 RT बाय NF है, जिसमें R गैस कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर केल्विन में हो गया, F फैराडे कांस्टेंट होगा है, हम बाद में वैल्यू देखेंगे इसका क्या होता है, राइट। एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, जैसे इस रिएक्शन में कॉपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया इसने, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है वो N होता है, ठीक। एंड जब आप इसका इतने का इकट्ठा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फैराडे के साथ,
जब इतने का इकट्ठा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आपको आएगा 0.0591। तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी याद रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जरूरत पड़ती है इसी की। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो कि ई नॉट ई सेल इक्वल ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1/mn प्लस। करेक्ट। तो चलिए, ये फॉर्मूला हो गया क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका फोर्थ, नर्स्ट इक्वेशन। ना ये भी वो पिछला भी नर्स्ट इक्वेशन था, ये भी नर्स्ट इक्वेशन है। डिफरेंस ये है कि पिछला वाला जो नर्स्ट इक्वेशन था वो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, बट ये नर्स्ट इक्वेशन है किसी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, किसी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। उसके लिए इन्होंने एक जनरल इक्वेशन लिया, ए प्लस बीवी, एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या लूज करेगा जो भी, सीसी प्लस टीडी। तो ये एक रिएक्शन है, इन्होंने इक्वेशन लिया उसका, और ये एक सेल है, ऑब्वियसली सेल होता है ना, जिसमें कि इन दोनों में से दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों में से कोई एक कैथोड होगा, कोई एक एनोड होगा, है ना। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, हमें पता है पहले से, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है ना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए जो ई सेल हो गया सेल पोटेंशियल, वो फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग सी का पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का पावर सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी का पावर डी अपॉन सिमिलरली ए का पावर ए, बी का पावर बी। जैसे कि स्मॉल पावर जो स्मॉल सी एंड स्मॉल डी है वो इनके कोफिशिएंट्स हो गए। ये जस्ट लाइक आपने इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला सीखा होगा, बिल्कुल उसी के बेसिस पे है ये कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब जनरली क्या होता है, यूजुअली ये जो दो रिएक्टेंट्स हैं या फिर ये दो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट सॉलिड में होता है और एक प्रोडक्ट सॉलिड में होता है। तो जो प्योर सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 का 1 ले लेते हैं वैल्यू, तो इन दोनों में से एक न्यूमरेटर एंड एक डिनोमिनेटर, दोनों में से एक 1 हो जाता है। बट हम यही फॉर्मूला एक्चुअली याद रखते हैं कि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में सिर्फ राइट साइड जो है उनमें से पता चलेगा कि दोनों का दोनों में से कोई भी सॉलिड नहीं है। तो इसीलिए आप ये पूरा सी डी अपॉन ए बी करके फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग दिस। करेक्ट। अब ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है तो हिंट गिवन होगा। और हिंट कैसे, तो हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले फॉर्मूलाज हमने सीखा था, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहां से हम ई नॉट सेल फाइंड कर लेंगे और हम फिर यूज करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है नर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारा है दिस वन, ई नॉट सेल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग के सी, के एक ही चीज हो गया, सी मींस कॉन्सेंट्रेशन, के सी मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और यही 2.303 RT बाय F का इकट्ठा वैल्यू हमने डाल दिया 0.0591 और अपॉन में n है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम सबका वैल्यू फाइंड करेंगे और k का वैल्यू फाइंड पता नहीं रहेगा तो log k इक्वल टू समथिंग आएगा, फिर हम k इक्वल टू एंटी लॉग करके फाइंड कर सकते हैं उसको हम। R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट, और R के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, जैसे एक वैल्यू है 0.0821, इनके यूनिट्स भी याद रखना जरूरी है। इसका यूनिट हो गया लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और अगर इसका यूनिट क्वेश्चन में हम कौन सा वैल्यू लेंगे वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में
क्या गिवन है यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में प्रेशर एटीएम में गिवन है तो हम 0.0821 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रेशर बार में गिवन है तो हम आर का वैल्यू 0.0831 ले लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कोई एनर्जी का टर्म्स है, एनर्जी के टर्म्स में क्वेश्चन है, तो वहां पे आर का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल वाला ले लेंगे। और अगर किलो जूल में रखना है तो इंटू 10⁻³ कर देंगे 8.314 में। ठीक। फैराडे, फैराडे एफ इक्वल टू हो गया फैराडे कांस्टेंट, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 96487 कूलम पर मोल। बट हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 96,500 ले लेते हैं। टेम्परेचर आपको पता ही है केल्विन में होता है, और केल्विन इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं रहता है तो हम टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। ठीक। और एन हम पहले ही सीख चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला में एन है हमारा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन है। ठीक। तो ये था हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है गिव्स एनर्जी फाइंड करने के लिए, किसी भी रिएक्शन का गिव्स एनर्जी। तो गिव्स एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डेल्टा जी आर, मतलब गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो गया माइनस NF ई सेल। ठीक। और सबका सब सारे टर्म्स तो पता है आपको, क्या क्या होता है, एन पता है, एफ पता है, ई सेल पता है। और यही चीज अगर हम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ले लेंगे फॉर्मूला में वैल्यूज। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का नेक्स्ट फॉर्मूला एक है माइनस ये डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K। ln इज नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग होता है k का, और अगर हम नेचुरल लॉगरिथम में ln में 2.303 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग बन जाता है। ये लॉग इसका बेस 10 होता है, ln का बेस e होता है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है फॉर्मूला फॉर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए रेसिस्टेंस R इक्वल टू हो गया रो इंटू L अपॉन A, जहां पे R हो गया रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी कहलाता है, L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड कैपिटल A हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। तो कैपिटल G कंडक्टेंस इक्वल टू हो गया 1/R। ठीक। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। उसके बाद कंडक्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला कंडक्टिविटी के टर्म्स में कप्पा, ये जो है कप्पा है, इस कप्पा से बोलते हैं हम इसको, कंडक्टिविटी का सिंबल है ये, राइट। तो कप्पा के टर्म्स में G इक्वल टू कप्पा इंटू A अपॉन L, राइट ना, एक फॉर्मूला। फिर और कप्पा जो होता है वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक ना। तो देख लिया हमने, G कंडक्टेंस हो गया, रो रेसिस्टिविटी हो गया, कप्पा कंडक्टिविटी हो गया। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, वो है G स्टार। G स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू R। G स्टार को हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होता है सेल कांस्टेंट, राइट ना। उस सेल कांस्टेंट इक्वल टू हो गया कप्पा इंटू R, राइट। सेल कांस्टेंट जो होता है एक किसी भी सेल का कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो उस सेल का, जो इसका एक और फॉर्मूला होता है G स्टार इक्वल टू L अपॉन A, यानी उस सेल का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ कॉलम जो होता है कंडक्टिविटी सेल में वो, और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन का जो रेशियो होता है वो हो गया आपका G स्टार L/A। उसके बाद आ जाओ आप 10th। ये फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक ना। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल टू हो गया, ये दो फॉर्मूलाज है हमारे पास। इन दो फॉर्मूलाज में दोनों में गिवन है कप्पा अपॉन C, यानी कंडक्टिविटी इन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। C जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक्चुअली मोलैरिटी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ 1000 का, एक में 1000 ऊपर है, दूसरे में 1000 नीचे है। तो जब वो डिपेंड करता है कप्पा की कंडक्टिविटी के, अगर कप्पा की कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर में क्वेश्चन में गिवन है
तो 1000 ऊपर लेंगे। अगर कप्पा की कंडक्टिविटी क्वेश्चन में साइमन पर मीटर में गिवन है तो 1000 नीचे लेंगे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म्स में, यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू वी, राइट ना। तो लैम्डा एम तो पता ही आपको मोलर कंडक्टिविटी हो गया, वी क्या हो गया, वी वॉल्यूम हो गया उस सॉल्यूशन का, उस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम जिनमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा वो वॉल्यूम वी कहलाया, ठीक। चलिए नेक्स्ट हो गया हमारा 11th, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फॉर्मूला है ना, उसकी बात कर रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा एम होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, है ना। एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों नेम है उसका, क्योंकि जब उसको हम वाटर में डालेंगे, जब डाइल्यूट करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट आयनाइजेशन उसका पहले से हुआ रहता है। एंड सिंस पहले से ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ रहता है, इसलिए फर्दर डाइल्यूट करने पर और भी ज्यादा आयनाइजेशन नहीं इंक्रीज करता, इसीलिए जो है उनका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो स्लोली इंक्रीज करता है, करेक्ट। एंड उनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, मतलब इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट माइनस कैपिटल ए इंटू सी का पावर हाफ। कैपिटल ए कांस्टेंट हो गया, सी हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी कह सकते हैं आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, वो है कोलरॉस्क लॉ के पे बेस्ड है, राइट ना। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कोलरॉस्क लॉ, पूरा नाम इसका है कोलरॉस्क लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कह रहा है किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है ये, यानी लैम्डा एम नॉट इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। ये लैम्डा प्लस नॉट का मतलब इस उस इलेक्ट्रोलाइट, मान लो इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, तो NaCl जो कैटाइन है Na प्लस, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा माइनस का मतलब हो गया कि जो एनाइन है Cl माइनस, उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एंड इसमें जो न्यू प्लस और न्यू माइनस है वो ये है कि उस इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे NaCl है, उसको जब हम आयनाइज करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस टूटेंगे, यानी कोफिशिएंट उसका। एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ पाएंगे बेटर। जैसे NaCl का एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक्चुअली NaCl को जब हम वाटर में डालेंगे तो NaCl कैसे टूटेगा, वो टूटेगा, ब्रेक करेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक। तो ये हो गया आपका lambda m naught, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, उससे पहले न्यू प्लस यानी उसका कोफिशिएंट, बट इसका कोफिशिएंट ओनली 1 है इसलिए हमने लिखा नहीं। हम कह सकते हैं यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस। वैसे CaCl2 का गिवन है, CaCl2 जब आयनाइज होगा तो इसका इक्वेशन होता है Ca टू द पावर 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, करेक्ट ना। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस, साथ में कोफिशिएंट इसका इंटू, कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू दैट प्लस Cl माइनस का कोफिशिएंट 2 है तो ये 2 हो गया, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो इन बेसिस पे हम फाइंड करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, एंड दूसरा होता है के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर से आपको पता होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक्चुअली में एक तरह से हम फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, सॉरी
इसको हम फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन भी बोलेंगे। रफली आपको अगर मैं समझाऊं तो मान लो कि अगर टोटल 50 मोल पहले से कोई चीज प्रेजेंट है, इसमें से डिसोसिएट हो गया 5 मोल, राइट? तो कितना बचा? 45 मोल। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, वो जितना डिसोसिएशन हुआ यानी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 5 जो डिसोसिएशन हुआ अपॉन जो ओरिजिनल था यानी 50। तो अल्फा वैल्यू इज एक्चुअली में 5/50, यानी फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ? 5 मोल डिसोसिएट हुआ आउट ऑफ 50 मोल। तो 5/50 मींस 1/10 मींस 0.1। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर उसके बाद लैम्डा एम नॉट आपको पता ही है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो गया। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा हुआ है एसिड के आयनाइजेशन में जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करते हैं उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है वह है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल। मान लो कॉपर है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है। तो उसी एटम का एटॉमिक मास, जैसे कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। मतलब कॉपर के केस में हमने पढ़ा हुआ यूजुअली क्या होता है, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बनाता है। तो ये जो है रिड्यूस होने के लिए, रिडक्शन होने के लिए कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। ठीक, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं हम, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने का Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर चार्ज कह सकते हो आप, दैट पास्ड इनटू द सॉल्यूशन। I इक्वल टू हो गया करंट इन एम्पियर, T इक्वल टू हो गया टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा वही चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फैराडे, Q इक्वल टू NF, राइट ना, जहां पे N इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, F इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट हो गया। एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो हमने देखा था पहले के फॉर्मूलाज में भी, 96487 होता है। ये जो फैराडे कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मींस चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1F का जो वैल्यू हुआ वो हो गया चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसको कैलकुलेट करेंगे यही हमारा आएगा 96487 वैल्यू कूलम्ब पर मोल। और हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 96,500 कूलम्ब पर मोल न्यूमेरिकल केस। ठीक, तो ये हमारा गिवन है यहाँ पे 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब। तो ये 1 फैराडे का वैल्यू होता है, Q इक्वल टू NF फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया इसको, कुछ नहीं, सबके यूनिट्स हैं, राइट? राइट द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग: रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी, ये जितने हैं इन सब का यूनिट्स क्या क्या हैं वो डाल दिया मैंने। ठीक ना? तो ये टोटल इतने जो फॉर्मूलाज हैं, हाँ, इसके बाद फाइनली thanks for watching and requesting to subscribe the channel so that you can get the notifications from our latest videos.